माया पंछी का समूह, अध्याय 4, 12 नंबर ग्रिमॉल्ड चौक। हैरी ने पूछा, माया पंछी का समूह क्या है? मूडी ने गुर्राकर कहा, यहाँ कुछ मत पूछो लड़के, अंदर पहुंचने तक सब्र करो। उन्होंने हैरी के हाथ से चर्मपत्र वापस लिया और अपनी छड़ी की नोक से उसमें आग लगा दी। जब चर्मपत्र लपटों में राख होकर जमीन पर गिरा तो हैरी ने दोबारा आसपास के मकानों की तरफ देखा। वे 11 नंबर के मकान के बाहर खड़े थे। उसने जब बाईं तरफ देखा तो वहां उसे 10 नंबर का मकान दिखा। बहरहाल दाईं तरफ 13 नंबर का मकान था। लेकिन 12 नंबर कहाँ है? ल्यूपिन ने धीरे से कहा, अभी अभी तुमने जो पता याद किया है उसके बारे में सोचो। हैरी ने चर्मपत्र के बारे में सोचा। जैसे ही 12 नंबर वाले हिस्से में पहुंचा, 11 और 13 नंबर के मकानों के बीच एक पुराना सा दरवाजा प्रकट हो गया। इसके बाद गंदी दीवारें और मैली कुचैली खिड़कियां तेजी से प्रकट हुईं। ऐसा लग रहा था जैसे एक अतिरिक्त मकान वहां पर आ गया है। उसने आसपास के दोनों मकानों को थोड़ा थोड़ा खिसका दिया। हैरी मुंह फाड़कर उसे देखता रहा। 11 नंबर के मकान में स्टीरियो पहले की तरह धम धम कर रहा था। जाहिर है उसके अंदर रहने वाले मगलुओं को कुछ पता नहीं चला था। मूडी ने हैरी की पीठ पर छड़ी चुभाकर कहा, चलो हैरी। हैरी पत्थर की पुरानी सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो अचानक आए दरवाजे को घूर कर देख रहा था। इसका काला पेंट पुराना हो गया था और इसमें दरारें पड़ गई थी। इसकी सफेद कुंडली मारकर बैठे सांप जैसी घुमावदार थी। दरवाजे में कोई की होल या लेटर बॉक्स नहीं था। ल्यूपिन ने अपनी छड़ी बाहर निकालकर दरवाजे को एक बार ठूंका। हैरी को कई आवाजें सुनाई दी। कोई ताले और जंजीरें खोल रहा था। फिर दरवाजा शर्मरा कर खुल गया। ल्यूपिन फुसफुसाकर बोले, हैरी जल्दी से अंदर चले जाओ, लेकिन ज्यादा अंदर मत जाना और किसी चीज को हाथ मत लगाना। हैरी चौखट लांघ कर अंधेरे हॉल में दाखिल हो गया। उसे नमी, धूल और सड़न की हल्की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी वीरान और उजाड़ इमारत में घुस रहा हो। उसने पीछे देखा, बाकी लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे। ल्यूपिन और टोंक्स उसका संदूक और हेडविग का पिंजरा ला रहे थे। मूडी सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़े होकर लाइटर से स्ट्रीट लैंपों की रोशनी लौटा रहे थे। रोशनियां अपने बल्ब तक उड़कर गईं और चौक एक बार फिर नारंगी रोशनी में नहा गया। इसके बाद मूडी लंगड़ाते हुए अंदर घुसे। उन्होंने अपना सामने वाला दरवाजा लगा दिया, जिससे हॉल में घुप अंधेरा हो गया। ये लो। उन्होंने अपनी छड़ी हैरी के सिर पर कसकर ठोंकी। इस बार उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ पर कोई गर्म चीज रिस कर बह रही हो। वो समझ गया उन्होंने विभ्रम सम्मोहन खत्म कर दिया है। मूडी ने फुसफुसाकर कहा, अब सभी लोग जहां हो वहीं खड़े रहना, मैं थोड़ी रोशनी करता हूँ। बाकी लोगों की खुसुर पुसुर से हैरी को बुरा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मरणासन्न व्यक्ति के मकान में घुस आए हैं। तभी एक धीमी आवाज हुई। दीवारों पर लगे पुराने जमाने के गैस लैंप जल गए। उनकी हल्की टिमटिमाती रोशनी में एक लंबे बोझिल हॉल के रास्ते में बिछे उधड़ते कारपेट और उखड़ते वॉलपेपर दिखने लगे। ऊपर मकड़ी के जालों से ढका एक झाड़ फानूस चमकने लगा और उसकी रोशनी में दीवारों पर कुछ व्यक्तियों की तस्वीरें नजर आने लगीं, जो सदियों की धूल से काली पड़ गई थीं। हैरी ने हलचल सुनकर इधर उधर देखा। पास की जर्जर टेबल पर रखे झाड़ फानूस और मोमबत्ती स्टैंड सर्पाकार थे। तभी उसे तेज कदमों की आहट सुनाई दी और रॉन की मम्मी मिसेस वीजली हॉल के दूर वाले दरवाजे से आती दिखाई पड़ी। वो तेजी से उनके पास आ रही थी और मुस्कुराकर उनका स्वागत कर रही थी। हैरी ने देखा कि वो पहले से थोड़ी दुबली और मुरझाई हुई दिख रही थी। ओह हैरी, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, उन्होंने फुसफुसाकर कहा और उसे इतनी जोर से गले लगाया कि उसकी हड्डियां टूटते टूटते बची। फिर उन्होंने उसे थोड़ी दूर करके गौर से देखा। तुम दुबले दिख रहे हो, तुम्हें जमकर खिलाना पड़ेगा, लेकिन डिनर के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो हैरी के पीछे खड़े जादूगरों के समूह की तरफ मुड़ी और फुसफुसाकर बोली, वो अभी अभी आए हैं, मीटिंग शुरू हो चुकी है। हैरी के पीछे खड़े जादूगरों के मुंह से दिलचस्पी और रोमांच की आवाजें निकल गईं। वो हैरी के पास से होकर उस दरवाजे की तरफ जाने लगे जिसमें से मिसेस वीजली अभी अभी आई थी। हैरी भी ल्यूपिन के पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन मिसेस वीजली ने उसे वहीं रोक दिया। नहीं हैरी, मीटिंग में सिर्फ समूह के सदस्य ही भाग ले सकते हैं। रॉन और हरमाइनी ऊपर हैं। जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो जाती इंतजार करो, फिर हम डिनर करेंगे और हॉल में अपनी आवाज नीची रखना। क्यों? मैं नहीं चाहती कि कोई जाग जाए। आप ये क्या? मैं बाद में समझाऊंगी, अभी मुझे जल्दी है।
मुझे मीटिंग में पहुंचना है, मैं बस तुम्हें इतना बता देती हूँ कि तुम्हें कहाँ सोना है। होठों पर उंगली रखकर वो दबे पांव दीमक खाए लंबे पर्दों के पास से गुजरी। हैरी को लगा इसके पीछे एक दरवाजा होगा। फिर वो एक बड़े छाता स्टैंड के पास से गुजरी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी दैत्य के पैर से बनाया गया होगा। वो अंधेरी सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। वहां दीवार पर कुछ पटिये लगे थे जिन पर कटे हुए सिर कतार से रखे थे। करीब से देखने पर पता चला कि ये सिर घरेलू जिन्नों के हैं। उन सभी की नाक तूथन जैसी दिख रही थी। हर कदम के साथ हैरी की हैरानी बढ़ती गई। वे लोग इस मकान में क्या कर रहे हैं? ये किसी बड़े शैतानी जादूगर का मकान लग रहा है। मिसेस वीजली, आखिर रॉन और हरमाइनी तुम्हें हर बात समझा देंगे। मुझे मीटिंग में जल्दी पहुंचना है, मिसेस वीजली ने फुसफुसाकर कहा। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचने के बाद वो बोली, तुम्हारा कमरा दाहिनी तरफ वाला है। मीटिंग खत्म होते ही मैं तुम्हें आवाज दे दूंगी। इसके बाद वो तेजी से सीढ़ियां उतर गई। हैरी ने ऊपर जाकर बेडरूम का हैंडल घुमाया जो सांप के सिर के आकार का था। दरवाजा खुलते ही उसे कमरे की ऊंची छत पर 2 पलंग दिखे। फिर किसी उल्लू की तेज आवाज आई। इसके बाद किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। उसकी आंखों के सामने बहुत से झबरीले बाल आ गए, जिससे उसे दिखाई देना बंद हो गया। हरमाइनी ने उस पर छलांग लगा दी थी और इससे वो गिरते गिरते बचा था। रॉन का छोटा उल्लू पिगविजन रोमांच से उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। हैरी, रॉन, वो आ गया है। हैरी यहाँ आ गया है। हमें तुम्हारे आने की आवाज सुनाई नहीं दी। ओह, तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें हम पर गुस्सा आया? मैं शर्त लगाती हूँ तुम्हें आया होगा। मैं जानती हूँ हमारी चिट्ठियां बकवास थी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम कुछ नहीं बता सकते थे। डंबलडोर ने हमसे वादा लिया था, हम ऐसा नहीं करेंगे। ओह, हमारे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं और तुम्हारे पास भी तो। दमपिशाच, जब हमने सुना और मंत्रालय की सुनवाई, ये बहुत बुरा हुआ। मैंने किताबों में छानबीन की है। वो तुम्हें स्कूल से नहीं निकाल सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते। नाबालिग जादूगरी तार्किक प्रतिबंध अधिनियम के अनुच्छेद के मुताबिक प्राण घातक स्थितियों में जादू का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे सांस तो लेने दो हरमाइनी, रॉन ने हैरी के पीछे दरवाजा बंद करते हुए मुस्कुराकर कहा। 1 महीने में ही वो कुछ इंच लंबा हो गया था। हालांकि उसकी नाक, चमकीले लाल बाल और चकत्ते पहले जैसे ही थे। मुस्कुराती हुई हरमाइनी ने हैरी को छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती एक धीमी आवाज हुई और कोई सफेद चीज गहरे रंग की अलमारी के ऊपर से उतरकर हैरी के कंधे पर बैठ गई। हेडविग, हैरी ने उसके पंख सहलाए तो सफेद उल्लू ने अपनी चोंच उठाई और प्यार से उसके कान कुतर लिए। इसने तो बड़ी मुसीबत कर दी थी। जब वो तुम्हारी आखिरी चिट्ठी लेकर आई तो उसने चोंच मार मार के हमारा दम निकाल दिया है, रॉन ने कहा। उसने हैरी को अपने दाएं हाथ की तर्जनी दिखाई जिस पर एक गहरा घाव साफ दिख रहा था। हैरी बोला, ओह हाँ, मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे जवाब चाहिए था, तुम समझ सकते हो। रॉन ने कहा, हम तुम्हें जवाब देना चाहते थे दोस्त। हरमाइनी तो तुम्हें बहुत लंबी चिट्ठी लिखना चाहती थी। वो बार बार कह रही थी कि अगर तुम किसी जानकारी के बिना वहां फंसे रहोगे तो कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण काम कर बैठोगे। लेकिन डंबलडोर ने हमसे वादा ले लिया था कि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे, हैरी ने कहा। हाँ, हरमाइनी मुझे पहले ये बता चुकी है। अपने दोनों सबसे अच्छे दोस्तों को देखकर उसके मन में खुशी की तपिश महसूस हुई थी। वो अब ठंडी हो चुकी थी। उसे लगा जैसे उसके पेट में कोई बर्फीली चीज भर गई है। वो 1 महीने से उनकी एक झलक देखने के लिए बेकरार था, लेकिन अचानक उसे महसूस हो रहा था कि रॉन और हरमाइनी उसे अकेला छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तनाव भरी खामोशी छा गई। हैरी हेडविग को थपथपाता रहा, उन दोनों से नजरें चुराता रहा। हरमाइनी ने थोड़ा हाँफते हुए कहा, डंबलडोर का कहना था कि यही सबसे अच्छा रहेगा। हैरी बोला, ठीक है। तब उसका ध्यान गया कि हरमाइनी के हाथों पर भी हेडविग के चोंच के निशान थे, लेकिन उसे इस बात पर जरा भी अफसोस नहीं हो रहा था। रॉन ने कहा, शायद उन्हें लगा होगा कि तुम मगलुओं के बीच ज्यादा सुरक्षित रहोगे। हाँ, लेकिन फिर भी मुझ पर दम पिशाचों ने हमला कर दिया। क्या गर्मियों की छुट्टियों में तुम दोनों में से किसी पर दम पिशाचों ने हमला किया है? नहीं, लेकिन इसीलिए तो उन्होंने माया पंछी के समूह के सदस्यों को तुम्हारी निगरानी के लिए नियुक्त किया था। हैरी के पेट में जोरदार झटका लगा, जिसे वो सीढ़ियां उतरते समय एक पायदान चूक गया हो। इसका मतलब यह है कि उसके अलावा सबको ये बात पता थी कि उसकी निगरानी की जा रही है। हैरी अपनी आवाज को सामान्य बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ है ना। आखिर मुझे अपना बचाव खुद ही करना पड़ा, हरमाइनी ने हैरानी से कहा। डंबलडोर बहुत गुस्सा हुए थे। जब उन्हें पता चला कि मंडंगस पहरेदारी छोड़कर कहीं चला गया था तो वो आग बबूला हो गए। हमने उन्हें देखा था। हैरी ने ठंडेपन से कहा, अच्छा हुआ वो चला गया।
अगर नहीं गया होता तो मैं जादू करके दम पिशाचों को नहीं भगा पाता और शायद डम्बलडोर पूरी गर्मियों में मुझे प्रिविट ड्राइव में छोड़ देते। हरमाइनी ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें जादू मंत्रालय की सुनवाई की चिंता नहीं है? नहीं, हैरी ने आवेश में झूठ बोल दिया। हेडविग उसके कंधे पर आराम से बैठी रही, लेकिन हैरी को इस कमरे का माहौल अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ नमी और अंधेरा था। एक सजी हुई तस्वीर के फ्रेम में खाली कैनवास दिख रहा था, जिसमें उखड़ती दीवारों का सूनापन कम हो रहा था। बस जब हैरी उस तस्वीर के पास से गुजरा तो किसी व्यक्ति के व्यंग से हंसने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो नजर नहीं आया। हैरी ने अब भी अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए कहा, डम्बलडोर मुझे अंधेरे में रखने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? क्या तुम लोगों ने उनसे ये पूछने की जहमत उठाई है? उसने नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें उससे इसी तरह के व्यवहार का अंदेशा था, लेकिन इससे उसका गर्म मिजाज ठंडा नहीं हुआ। हमने डम्बलडोर से कहा था, हम तुम्हें सारी बात बताना चाहते हैं। हमने सचमुच कहा था, लेकिन इस वक्त वो सचमुच व्यस्त हैं। जब से यहाँ आए हैं हमने उन्हें सिर्फ 2 बार देखा है, वो भी जरा सी देर के लिए। उन्होंने हमसे वादा लिया था कि तुम्हें चिट्ठी लिखते वक्त हम कोई महत्वपूर्ण बात नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा कि उल्लुओं को कोई भी बीच में पकड़ सकता है। हैरी ने तपाक से कहा, अगर वो चाहते तो मुझे किसी दूसरे तरीके से जानकारी दे सकते थे। मुझसे ये मत कहना कि उल्लुओं के बिना संदेश नहीं पहुंचते। हरमाइनी ने रॉन की तरफ देखते हुए कहा, मैंने भी इस बारे में सोचा था, लेकिन वो तुम्हें कुछ बताना ही नहीं चाहते थे। हैरी ने उनके भाव देखकर कहा, शायद उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं होगा। पागल मत बनो, रॉन ने काफी परेशान दिखते हुए कहा। या उन्हें लग रहा होगा कि मैं अपना ध्यान खुद नहीं रख सकता? जाहिर है डम्बलडोर को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। हरमाइनी ने चिंता से कहा, तो फिर मुझे डर्सली परिवार के पास क्यों रहना पड़ा, जबकि तुम दोनों हर चीज में शामिल थे? तुम दोनों को यहाँ होने वाली हर चीज की जानकारी थी और मुझे क्यों नहीं थी? ये गलत है। मम्मी हमें मीटिंग्स में नहीं जाने देती। वो कहती हैं कि हम अभी बहुत छोटे हैं। लेकिन तभी हैरी अनजाने में ही चिल्लाने लगा, तुम मीटिंग्स में नहीं जा पाए उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर भी तुम दोनों यहाँ तो हो, क्या ये काफी नहीं है? तुम कम से कम एक साथ हो। मैं तो महीने भर से डर्सली परिवार के साथ फंसा हुआ था, जबकि मैंने तुम दोनों से ज्यादा बड़े काम किए हैं और डम्बलडोर ये बात अच्छी तरह जानते हैं। पारस पत्थर किसने बचाया था? रिडल से छुटकारा किसने दिलाया था? और तुम दोनों को दम पिशाचों से किसने बचाया था? पिछले 1 महीने से जो कटु और द्वेषपूर्ण बातें हैरी को परेशान कर रही थी, उसका गुबार बाहर निकल रहा था। उसे इस बात का मलाल था कि उसे कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। उसे इस बात से चोट पहुंची थी कि वो दोनों उसके बिना एक साथ थे। वो इस बात पर नाराज था कि उसकी निगरानी की जा रही है और उसे ये बात नहीं बताई गई थी। जिन भावनाओं पर वो आधा शर्मिंदा था, वो आखिरकार सीमाएं लांघ कर सामने आ गईं। हेडविग उसके चिल्लाने से इतना डर गई कि दोबारा उड़कर अलमारी के ऊपर बैठ गई। पिगविजियन दहशत में उनके सिर के ऊपर ज्यादा तेजी से मंडराने लगा। ड्रैगन और स्फिंक्स और हर बुरी चीज को पिछले साल किसने पार किया था? किसने वोल्डेमॉर्ट को वापस लौटते हुए देखा था? कौन उसके चंगुल से बाल बचा था? मैं। लेकिन मुझे पता नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है? कोई मुझे सारी बातें बताने का कष्ट क्यों करे? रॉन का मुंह खुला रह गया। वो सदमे में था। उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। दूसरी तरफ हरमाइनी रोने की कगार पर थी। हैरी, हम तुम्हें बताना चाहते थे, हम तुम्हें सचमुच बताना चाहते थे, हरमाइनी ने कहना शुरू किया। इतना ज्यादा तो नहीं चाहते होगे, है ना? वरना तुम मुझे उल्लू से खबर करवा देती। लेकिन हाँ, डम्बलडोर ने तुमसे वादा करवा लिया था। 4 हफ्ते से मैं प्रिविट ड्राइव में फंसा हुआ था। कचरे में से अखबार बीन रहा था ताकि पता लगा सकूं क्या हो रहा है। हम चाहते थे। मुझे लगता है कि तुम सब मिलकर मुझ पर हंस रहे होगे। नहीं हैरी, हमें सचमुच अफसोस है, हरमाइनी ने हताशा से कहा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो हैरी। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो इतना ही गुस्सा आता। हैरी ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। वो गहरी सांसें ले रहा था। वो चहलकदमी करता हुआ उनसे दूर चला गया। हेडविग अलमारी के ऊपर कर्कश आवाजें निकालने लगी। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। हैरी के कदमों के नीचे पट्टियों के चिरमराने की आवाज आ रही थी। उसने रॉन और हरमाइनी से पूछा, वैसे ये कौन सी जगह है? रॉन ने कहा, माया पंछी के समूह का मुख्यालय। क्या कोई ये बताने का कष्ट करेगा कि माया पंछी के समूह का क्या मतलब है? हरमाइनी ने कहा, ये खुफिया दल है। डम्बलडोर इसके मुखिया हैं। उन्होंने इसे बनाया था। इसमें वो जादूगर हैं जिन्होंने पिछली बार तुम जानते हो कौन का मुकाबला किया था।
हैरी ने अपनी जेब में हाथ डालकर रुकते हुए कहा, इसमें कौन कौन है? काफी लोग हैं। हम लगभग 20 सदस्यों से मिल चुके हैं, लेकिन हमें लगता है और भी लोग होंगे। हैरी ने उन्हें घूर कर देखा और फिर कहा, तो क्या? रॉन ने पूछा। वोल्डेमॉर्ट, हैरी ने गुस्से से कहा। हैरी और हरमाइनी चौंक गए। क्या हो रहा है? वो क्या कर रहा है? वो कहाँ है? हम उसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? हरमाइनी ने घबरा कर जवाब दिया, हमने तुम्हें बताया तो। समूह के सदस्य हमें अपनी मीटिंग्स में शामिल नहीं होने देते, हम कुछ नहीं जानते। उसने हैरी के चेहरे का भाव देखकर जल्दी से जोड़ दिया, तुम्हें पता है, फ्रेड और जॉर्ज ने विस्तारित कानों का आविष्कार किया है। वो सचमुच उपयोगी हैं। रॉन ने कहा। विस्तारित? हाँ, लेकिन कुछ समय से हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मम्मी को पता चल गया था और उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया था। फ्रेड और जॉर्ज को सभी कान छुपाने पड़े ताकि मम्मी उन्हें छीन न लें, लेकिन मम्मी को पता चलने से पहले हमने उनका अच्छा इस्तेमाल किया था। हम जानते हैं समूह के कुछ सदस्य प्राण भक्षियों के पीछे लगे हैं, हरमाइनी ने कहा। कुछ सदस्य समूह में नए लोगों को शामिल करने के काम में जुटे हैं और उनमें से कुछ किसी पर पहरा दे रहे हैं। रॉन बोला, वो हमेशा पहरे और ड्यूटी की बातें करते रहते हैं। हैरी ने व्यंग से कहा, कहीं मुझ पर तो नहीं? ओह हाँ, लगता तो ऐसा ही है, रॉन ने कहा। हैरी व्यंग से हंसा। वो दोबारा चहलकदमी करने लगा। रॉन और हरमाइनी से नजरें चुराकर दूसरी तरफ देखने लगा। फिर उसने कहा, अगर तुम दोनों मीटिंग में शामिल नहीं होते हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो चिट्ठियों में लिखा था कि तुम व्यस्त हो। हरमाइनी ने तपाक से कहा, हमने सच लिखा था। इस मकान की सफाई में जुटे हैं। ये कई सालों से खाली पड़ा है। यहाँ बहुत सी चीजें उग आई हैं। हम किचन और ज्यादातर बेडरूमों की सफाई कर चुके हैं और मुझे लगता है कि कल हम ड्राइंग रूम की सफाई करने वाले हैं। कड़ाक की 2 आवाजें आईं। रॉन के बड़े जुड़वा भाई फ्रेड और जॉर्ज हवा से कमरे के बीच में प्रकट हो गए। पिगविजियन तेजी से चीखने लगा और अलमारी के ऊपर हेडविग के पास बैठने चला गया। ऐसा मत किया करो, हरमाइनी ने धीरे से जुड़वा भाइयों से कहा, जिनके बाल भी रॉन जितने ही लाल थे। हेलो हैरी, हमें तुम्हारी मधुर आवाज सुनाई दे गई थी, जॉर्ज ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा। फ्रेड ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हैरी, अपना गुस्सा दिल की बोतल में बंद मत रखो, उसे बाहर निकाल दो। शायद 50 मील दूर खड़े लोग तुम्हारी बात नहीं सुन पाए होंगे। हैरी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम दोनों ने अंतर ध्यान होने की परीक्षा पास कर ली? विशेष योग्यता के साथ, फ्रेड बोला, जो अपने हाथ में मांस के रंग का बहुत लंबा धागा पकड़े हुए था। रॉन ने कहा, सीढ़ियों से आने में तुम्हें सिर्फ आधा मिनट का ज्यादा वक्त लगता। समय ही धन है छोटे भाई, फ्रेड ने कहा। अच्छा हैरी, तुम हमारे काम में रुकावट डाल रहे हो, विस्तारित कान, उसने हैरी की उठी हुई भौहों को देखकर कहा और वो धागा उठाया जो अब नीचे जा रहा था। हम मीटिंग में होने वाली बातों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, सावधान रहना, अगर मम्मी ने देख लिया तो, रॉन ने टोकते हुए कहा। फ्रेड बोला, ये जोखिम तो लेना ही पड़ेगा, आज बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। दरवाजा खुला और लाल बालों की लंबी चोटी दिखाई पड़ी। ओ हेलो हैरी, रॉन की छोटी बहन जिनी की उत्साह भरी आवाज आई। मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली थी। फिर वो फ्रेड और जॉर्ज की तरफ मुड़ते हुए बोली, विस्तारित कानों का कोई फायदा नहीं है, मम्मी ने किचन के दरवाजे पर अभेद्य सम्मोहन कर रखा है। तुम्हें कैसे पता चला? जिनी बोली, टोंक्स ने मुझे इसका पता लगाने का रास्ता बताया था। दरवाजे पर कोई चीज फेंक कर देखो, अगर वो दरवाजे को छू ना पाए तो इसका मतलब कि दरवाजा अभेद्य है। मैं सीढ़ियों के ऊपर से दरवाजे पर गोबर बम फेंक रही थी, लेकिन वो दूर छिटक गए। विस्तारित कान भी दरवाजे के नीचे नहीं घुस पाएंगे। फ्रेड ने आह भरी, बहुत बुरी बात है। मैं तो पता लगाने के लिए उतावला था कि स्नैप के क्या इरादे हैं। स्नैप? वो यही है? हैरी ने जल्दी से कहा। हाँ। जॉर्ज ने सावधानी से दरवाजा बंद किया, पलंग पर बैठ गया। फ्रेड और जिनी भी बैठ गए। अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, बहुत ही खुफिया, फ्रेड ने कहा। मूर्ख कहीं का। हरमाइनी उसे झिड़कते हुए बोली, वो हमारी तरफ हैं। रॉन ने व्यंग से कहा, इस बात से वो कम मूर्ख नहीं हो जाते। तुमने देखा हमें देखते समय उनके चेहरे पर कैसा भाव रहता है? बिल को भी वो पसंद नहीं है, जिनी ने कहा, जैसे इससे फैसला हो गया हो। हैरी को भरोसा नहीं था कि उसका गुस्सा अब शांत हो चुका था, लेकिन जानकारी हासिल करने की उत्सुकता अब चिल्लाने पर हावी हो रही थी। वो उन लोगों के सामने पलंग पर बैठ गया। उसने पूछा, बिल भी यही है? मुझे तो लगा था कि वो मिस्र में काम कर रहा होगा।
फ्रेड बोला उसने यहाँ ऑफिस में आने के लिए आवेदन दे दिया था ताकि वो समूह का काम कर सके। उसे अब भी मकबरों की याद आती है, फ्रेड ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन यहाँ उसे तसल्ली देने वाली दूसरी चीजें भी हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें फ्लर डेलाकोर याद है? उसने अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए ग्रीन गॉर्ड में नौकरी कर ली है, जॉर्ज ने कहा। फ्रेड हंसते हुए बोला, और बिल उसे काफी कुछ सिखा रहा है। जॉर्ज बोला, चार्ली भी समूह में है, लेकिन वो अभी रोमानिया में है। डंबलडोर समूह में ज्यादा से ज्यादा विदेशी जादूगरों को शामिल करना चाहते हैं, इसलिए चार्ली छुट्टियों के दिन उनसे संपर्क कर रहा है। हैरी ने पूछा, क्या पर्सी ये काम नहीं कर रहा? उसे जो आखिरी खबर मिली थी उस समय तीसरे नंबर का वीजली भाई पर्सी जादू मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय जादूगरी सौहार्द विभाग में काम कर रहा था। हैरी की बात सुनकर वीजली भाई बहनों और हरमाइनी ने एक दूसरे को गौर से देखा। रॉन ने तनाव भरी आवाज में कहा, हैरी, तुम चाहे जो करना, मम्मी डैडी के सामने पर्सी का जिक्र मत करना। क्यों? फ्रेड बोला, जब भी पर्सी का नाम लिया जाता है डैडी हाथ की हर चीज तोड़ देते हैं और मम्मी रोने लगती हैं। जिनी ने अफसोस के साथ कहा, ये भयानक है। जॉर्ज ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, अच्छा हुआ हमें उससे छुटकारा मिल गया। फ्रेड बोला, पर्सी और डैडी में तो झगड़ा हो गया था। मैंने डैडी को कभी किसी से इस तरह झगड़ते नहीं सुना, आमतौर पर मम्मी ही चिल्लाती हैं। ये बात स्कूल की छुट्टियां शुरू होने के बाद वाले हफ्ते की है, रॉन ने कहा। हम समूह के इस मुख्यालय में रहने आने ही वाले थे, तभी पर्सी ने घर आकर हमें बताया उसका प्रमोशन हो गया है। तुम मजाक कर रहे हो? हैरी के मुंह से निकल गया। हालांकि हैरी जानता था पर्सी बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन उसे ये लगता था कि पर्सी ने जादू मंत्रालय की नौकरी में अब तक सफलता के झंडे नहीं गाड़े थे। पर्सी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था कि लॉर्ड वोल्डेमार्ट उसके बॉस को नियंत्रित कर रहा था। वैसे मंत्रालय को भी इस बात का पता नहीं था। वे सब तो यही सोच रहे थे कि मिस्टर क्राउच पागल हो गए थे। जॉर्ज ने कहा, हाँ, ये सब सुनकर हम हैरान थे, क्योंकि क्राउच वाले मामले में पर्सी काफी मुश्किल में था। उसकी जांच हुई थी। जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि पर्सी को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए था कि क्राउच का दिमाग सरक गया है और उसे किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस बात की जानकारी देनी चाहिए थी। लेकिन तुम तो पर्सी को जानते हो, क्राउच ने पूरी जिम्मेदारी उसे सौंप दी थी, तो वो क्यों शिकायत करता? हम भी तो इस बात पर हैरान थे, रॉन ने कहा, जो अब सामान्य चर्चा जारी रखना चाहता था ताकि हैरी फिर चीखने चिल्लाने ना लगे। वो उछलता हुआ घर आया। उसने डैडी को खुशी खुशी बताया उसे फज के ऑफिस में नियुक्ति मिलने वाली है। हॉगवर्ट्स से निकलने के 1 साल के भीतर इतना बड़ा पद मिलना गौरव की बात है। मंत्री के जूनियर असिस्टेंट का पद। उसे उम्मीद थी कि डैडी सुनकर प्रभावित होंगे। फ्रेड ने गंभीरता से कहा, लेकिन डैडी प्रभावित नहीं हुए। हैरी ने पूछा, क्यों नहीं? जॉर्ज बोला, देखो, फज मंत्रालय में ये निगरानी कर रहे हैं कि कोई डंबलडोर के संपर्क में तो नहीं है। मंत्रालय में डंबलडोर का नाम इन दिनों मिट्टी जैसा माना जाता है। मंत्रालय वालों को लगता है कि डंबलडोर, तुम जानते हो कौन, के लौटने की खबर फैलाकर मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। जॉर्ज बोला, डैडी ने बताया था, फज ने साफ कह दिया है कि जो भी डंबलडोर के साथ है वो नौकरी छोड़ दे। मुश्किल यह है कि फज डैडी पर शक करते हैं। वो जानते हैं कि डैडी की डंबलडोर से दोस्ती है। इसके अलावा मगलुओं की दीवानगी के कारण उन्हें डैडी हमेशा ही अजीब लगते हैं। हैरी दुविधा में था, लेकिन पर्सी का इससे क्या लेना देना है? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। डैडी का मानना है फज पर्सी को अपने ऑफिस में सिर्फ इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि वो उससे परिवार और डंबलडोर पर जासूसी करवाना चाहते हैं। हैरी के मुंह से धीमी सीटी निकल गई। पर्सी को तो ये सुनकर मजा आ गया होगा। रॉन हंसा। वो तो पागल हो गया है, उसने बहुत बुरी बुरी बातें कही। उसने कहा कि जब से वो मंत्रालय में नौकरी कर रहा है तब से उसे डैडी की बुरी छवि से जूझना पड़ रहा है। उसने कहा कि डैडी में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, इसलिए वो हम लोग हमेशा से, तुम जानते हो, हमारे पास पैसा नहीं रहता। क्या? हैरी ने अविश्वास से कहा। जिनी ने गुस्सैल बिल्ली जैसी आवाज निकाली। रॉन ने धीमी आवाज में कहा, यही नहीं, उसने इससे भी बुरी बातें कही। उसने कहा कि डैडी मूर्ख हैं जो डंबलडोर के आगे पीछे घूम रहे हैं। उसने कहा कि डंबलडोर बहुत संकट में फंसने वाले हैं और उनके साथ डैडी भी मुसीबत में फंस जाएंगे। उसने कहा उसे मालूम है कि उसे किसके प्रति वफादार होना चाहिए। उसने कहा कि वो मंत्रालय के प्रति वफादार रहेगा और अगर मम्मी डैडी मंत्रालय के खिलाफ गद्दारी करेंगे तो वो उनसे अपना नाता तोड़ लेगा ताकि सबको ये पता चल जाए कि वो इस परिवार का सदस्य नहीं है। वो उसी रात अपना सामान उठाकर घर से निकल गया और अब यहीं लंदन में रह रहा है। हैरी ने धीरे से गाली दी।
रॉन के भाइयों में पर्सी उसे सबसे कम पसंद था, लेकिन उसने ये कल्पना नहीं की थी कि वो मिस्टर वीजली से ऐसी बातें करेगा। रॉन धीरे से बोला, मम्मी की हालत खराब है, वो रोती रहती हैं। वो पर्सी को मनाने के लिए लंदन गई थी, लेकिन उन्हें देखते ही उसने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं नहीं जानता ऑफिस में डैडी के सामने पढ़ने पर वो क्या करता होगा, मुझे लगता है वो नज़रअंदाज कर देता होगा। हैरी ने धीरे से कहा, लेकिन पर्सी को इतना तो समझ जाना चाहिए कि वोल्डेमॉर्ट लौट आया है। उसमें इतनी अकल तो है, उसे ये पता होना चाहिए कि बिना किसी सबूत के तुम्हारे मम्मी डैडी इतना बड़ा जोखिम नहीं लेंगे। देखो, झगड़े में तुम्हारा नाम भी आया है। रॉन ने चोरी से हैरी को देखते हुए कहा। पर्सी ने कहा, तुम जानते हो कौन के लौटने का पर्याप्त सबूत सिर्फ तुम्हारी बात है, और उसके हिसाब से ये पर्याप्त सबूत नहीं है। हरमाइनी ने व्यंग से कहा, पर्सी दैनिक जादूगर की बातों को बहुत गंभीरता से लेता है। उसकी बात सुनकर बाकी के लोग सिर हिलाने लगे। हैरी उन सभी की तरफ सावधानी से देखते हुए बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वो लोग सावधानी से उसे देख रहे थे। हरमाइनी ने थोड़े घबराए अंदाज में पूछा, क्या तुम्हारे यहाँ दैनिक जादूगर नहीं आ रहा? हैरी ने कहा, आ तो रहा है। हरमाइनी ने ज़्यादा चिंता से पूछा, तुम उसे पूरा पढ़ रहे थे? हैरी ने सुरक्षात्मक अंदाज में कहा, नहीं, पूरा तो नहीं पढ़ रहा था, लेकिन अगर वोल्डेमॉर्ट की कोई खबर होती तो पहले पन्ने पर छपती है ना। बाकी लोग वोल्डेमॉर्ट का नाम सुनकर चौंक गए। हरमाइनी जल्दी से बोली, इसे समझने के लिए पूरा अखबार पढ़ना ज़रूरी था। अखबार में हफ्ते में 2 से 3 बार तुम्हारा जिक्र होता है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? हरमाइनी ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम सिर्फ पहला पन्ना पढ़ रहे हो तो तुम्हें नहीं दिखाई दे सकता। मैं बड़े लेखों की बात नहीं कर रही हूँ। वो दूसरे लेखों में तुम्हारा नाम इस तरह डाल देते हैं जैसे तुम्हारी कही बातें मजाक हों। हरमाइनी ने शांत लहजे में बोलने की कोशिश की, ये बहुत बुरा है, वो रीटा स्कीटर के लेखों का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन उसने तो लिखना बंद कर दिया है ना? हाँ, उसने अपना वादा निभाया है। वैसे उसके पास कोई चारा भी नहीं था, लेकिन उसने वो नींव डाल दी है जिस पर दैनिक जादूगर काम कर रहा है। क्या? हैरी ने अधीरता से पूछा। देखो, तुम जानते हो रीटा ने लिखा था कि तुम बेहोश होते रहते हो और अपने निशान के दुखने की शिकायत करते हो। देखो, वे लोग इस तरह लिख रहे हैं जैसे तुम लोकप्रियता पाने के चक्कर में अफवाहें फैला रहे हो और खुद को बहुत बड़ा हीरो मानते हो। हरमाइनी ने बहुत तेजी से कहा, जैसे जल्दी बोलने से हैरी को ये बातें कम बुरी लगेंगी। अगर कोई अतिशयोक्तिपूर्ण कहानी छपती है तो वो लिखते हैं, ये कहानी तो हैरी पॉटर के लायक है। अगर कोई मज़ेदार दुर्घटना होती है तो वो लिखते हैं, हम आशा करते हैं कि उसके माथे पर निशान न बन जाए, वरना हमसे उसकी पूजा करने को कहा जाएगा। हैरी ने ताव खाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी पूजा करे। हरमाइनी ने सहमते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं चाहते, मैं जानती हूँ हैरी, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है वो क्या कर रहे हैं? वो तुम्हारी ऐसी छवि बनाना चाहते हैं ताकि तुम पर कोई यकीन न करे। इसके पीछे फज का हाथ है। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। वोल्डेमॉर्ट ने मेरे मम्मी डैडी को मार डाला था। मैं इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि उसने मेरे परिवार को मार डाला, लेकिन मुझे मार नहीं पाया। इस बात के लिए कौन मशहूर होना चाहेगा? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैं ऐसा नहीं चाहूँगा? जिनी गंभीरता से बोली, हम जानते हैं हैरी, और जाहिर है उन्होंने इस बारे में एक भी शब्द नहीं छापा कि दम पिशाचों ने तुम पर हमला कर दिया है। हरमाइनी ने कहा, किसी ने उन्हें इस बारे में खामोश रहने को कहा होगा। अगर बेकाबू दम पिशाचों के बारे में कुछ छपता तो सचमुच बड़ी खबर होती। इसके अलावा उन्होंने ये खबर भी नहीं छापी कि तुमने अंतर्राष्ट्रीय गोपनीयता कानून तोड़ दिया है। हमें लग रहा है वो इसे ज़रूर छापेंगे। ये खबर लोकप्रियता पाने के कामों में तुम्हारी छवि के साथ बहुत अच्छी तरह मेल खाती है। लगता है वो तुम्हारे स्कूल से निष्कासित होने की राह देख रहे हैं, फिर वो धमाका करेंगे। मेरा मतलब है, अगर तुम स्कूल से निष्कासित होते हो तो। उसने जल्दी से बात को संभाल लिया। वैसे ये सच है, तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला जाना चाहिए। अगर वो अपने बनाए नियमों पर चलते हैं तो तुम्हारे खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। वो वापस सुनवाई के विषय पर आ गए और हैरी उस बारे में सोचना नहीं चाहता था। वो विषय बदलने के लिए सोचने लगा, लेकिन उसे दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई देने लगी। ओह! फ्रेड ने विस्तारित कान को जमकर खींचा। एक जोरदार खट की आवाज आई। वो और जॉर्ज गायब हो गए। कुछ पल बाद मिसेज वीजली बेडरूम के दरवाजे पर दिखाई दी। मीटिंग खत्म हो चुकी है, तुम लोग नीचे आकर डिनर कर सकते हो। हैरी, सभी लोग तुमसे मिलने के लिए बेताब हैं। और किचन के दरवाजे पर इतने सारे गोबर बम किसने फेंके हैं? क्रूकशैंक्स ने। जिनी ने बिना शर्माए झूठ बोल दिया। उसे इनसे खेलना अच्छा लगता है मम्मी। ओह, मिसेस वीजली बोली, मुझे लग रहा था ये क्रिचर का काम होगा। वो इस तरह की अजीब हरकतें करता रहता है। तुम लोग हॉल में अपनी आवाज़ नीची रखना मत भूलना। जिनी, तुम क्या कर रही थी? तुम्हारे हाथ बहुत गंदे हैं।
डिनर से पहले उन्हें धो लेना। जिन्नी बाकी लोगों की तरफ मुस्कुराती हुई अपनी माँ के पीछे पीछे कमरे से बाहर चली गई। कमरे में हैरी, रॉन और हरमाइनी के साथ रह गया। वो दोनों उसे सहम कर देख रहे थे, जैसे उन्हें डर हो कि बाकी लोगों के जाने के बाद वो चिल्लाना शुरू कर देगा। उन्हें इतना घबराया देखकर उसे थोड़ी शर्म आ रही थी। वो बुदबुदाया, लेकिन रॉन ने अपना सिर हिलाया और हरमाइनी धीरे से बोली, हैरी, हम जानते थे तुम्हें गुस्सा आएगा। हम दरअसल तुम्हें दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी तो बात को समझना चाहिए। हमने डंबलडोर को मनाने की कोशिश की थी। हैरी बोला, हाँ मैं जानता हूँ। उसने डंबलडोर से हटकर किसी दूसरे विषय को खोजने की कोशिश की, क्योंकि उनके बारे में सोचते ही हैरी को गुस्सा आ रहा था। उसने पूछा, क्रीचर कौन है? यहाँ का घरेलू जिन्न, रॉन ने कहा। पागल है, और इतना पागल घरेलू जिन्न नहीं देखा मैंने। हरमाइनी ने रॉन को त्योरियां चढ़ाकर देखा। वो पागल नहीं है रॉन चिढ़कर बोला। उसकी महत्वाकांक्षा ये है कि उसका सिर भी उसकी माँ की तरह काट कर पटिये पर रख दिया जाए। ये पागलपन नहीं तो और क्या है हरमाइनी? देखो, अगर वो थोड़ा अजीब है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रॉन ने हैरी की तरफ नजरें घुमाकर कहा। हरमाइनी ने अब भी स्प्यू को नहीं छोड़ा है। हरमाइनी ने गर्मजोशी से कहा, इसका नाम स्प्यू नहीं है, ये तो SPEW है, यानी सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ एल्फिश वेलफेयर। और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, डंबलडोर भी कहते हैं हमें क्रीचर के प्रति दयालुता दिखानी चाहिए। हाँ, चलो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, रॉन ने कहा। वो दरवाजे से सबसे आगे गया, लेकिन इससे पहले कि वो सीढ़ियां उतर पाते, जरा ठहरो। रॉन ने हैरी और हरमाइनी को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वो लोग अब भी हॉल में हैं, शायद हम उनकी बातें सुन सकते हैं। वो तीनों सावधानी से जंगले के ऊपर गए। नीचे हॉल के रास्ते में जादूगर और जादूगरनी खड़े थे, जिनमें हैरी के पहरेदार भी थे। वो सब रोमांचित थे, फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। समूह के बीच में हैरी को हॉगवर्ट्स में अपने सबसे कम प्रिय टीचर यानी प्रोफेसर स्नैप का चिपचिपे और काले बालों वाला सिर और मुड़ी हुई नाक दिखी। हैरी जंगले पर झुक गया। वो जानने के लिए उत्सुक था कि स्नैप आखिर माया पंछी के समूह में क्या कर रहे थे। मांस के रंग का एक धागा हैरी की आंखों के सामने से नीचे जा रहा था। उसने ऊपर देखा। फ्रेड और जॉर्ज ऊपर की सीढ़ियों पर खड़े होकर विस्तारित कान नीचे खड़े लोगों की तरफ लटका रहे थे। बहरहाल एक पल बाद सभी जादूगर सामने वाले दरवाजे की तरफ चले गए और ओझल हो गए। हैरी को फ्रेड के फुसफुसाने की आवाज आई, सत्यानाश। इसके साथ ही उसने विस्तारित कान को दोबारा ऊपर खींच लिया। उन्हें सामने वाले दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी। रॉन ने हैरी से धीरे से कहा, स्नैप यहाँ कभी डिनर नहीं करते हैं, भगवान का शुक्र है, चलो। हरमाइनी फुसफुसाकर बोली, हैरी, हॉल में अपनी आवाज नीचे रखना मत भूलना। जब वो पटिये पर रखे घरेलू जिन्नों के सिर की कतार के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि ल्यूपिन, मिसेस वीजली और टोंग्स सामने वाले दरवाजे पर जादू से कई ताले और सांकले लगा रहे हैं। जब वो सीढ़ियों के नीचे पहुंचे तो मिसेस वीजली फुसफुसाकर बोली, हम किचन में डिनर करेंगे बेटा। हैरी बेटा, तुम धीरे से हॉल के पार इस दरवाजे से चलो। धाड़! टोंग्स! मिसेस वीजली ने चिढ़कर पीछे देखते हुए कहा। मुझे अफसोस है, फर्श पर गिरी हुई टोंग्स ने कराहते हुए कहा। ये उस घटिया छाता स्टैंड के कारण हुआ है। मैं दूसरी बार इससे टकरा कर गिरी हूँ। लेकिन उसके बाकी शब्द एक भयानक, कान फोड़ू, दिल दहला देने वाली चीख के नीचे दब गए। हैरी जिस दीमक खाए मखमली पर्दे के सामने से गुजरा था, अब वो उड़कर खुल गया था, लेकिन उसके पीछे कोई दरवाजा नहीं था, जैसा कि उसने सोचा था। एक पल के लिए तो हैरी को लगा कि वो किसी खिड़की में से देख रहा है, जिसके पीछे काली टोपी वाली एक बूढ़ी औरत इस तरह चीख रही थी जैसे उसे यातना दी जा रही हो। फिर उसे एहसास हुआ कि ये आदम कद तस्वीर है। बहरहाल ये तस्वीर बहुत ही सजीव लेकिन बहुत बुरी थी। हैरी ने अपनी जिंदगी में इतनी बुरी तस्वीर नहीं देखी थी। बूढ़ी औरत लार टपका रही थी, आंखें घुमा रही थी, चीखते समय उसके चेहरे की पीली चमड़ी खिंच रही थी। हॉल में उसके पीछे लगी बाकी तस्वीरों के जादूगर जाग गए और चिल्ला चोट करने लगे। ल्यूपिन और मिसेस वीजली ने लपक कर बूढ़ी औरत की तस्वीर के सामने पर्दा डालने की कोशिश की। पर्दा नहीं बंद हुआ। बूढ़ी औरत पहले से ज्यादा चीखने लगी। अपने हाथों को इस तरह लहराने लगी जैसे वो उनके चेहरों को नोचना चाहती हो। गंदे बदमाश, गंदगी और दुष्टता की औलादों, बदजातों, संकर जाति के लोगों, यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस पुश्तैनी मकान को गंदा करने की? टोंग्स ने बार बार माफी मांगी और दैत्य के विशाल पैर को फर्श से उठाया। मिसेस वीजली ने पर्दा लगाने की कोशिश छोड़ दी। वो जल्दी से हॉल में जाकर अपनी छड़ी से बाकी तस्वीरों को स्तब्ध करने लगी।
तभी लंबे काले बालों वाला एक आदमी हैरी के सामने दरवाजे से लपकता हुआ आया। उसने पर्दे को पकड़ते हुए कहा, चुप हो जाओ भयंकर औरत, चुप हो जाओ। बूढ़ी औरत का चेहरा पीला पड़ गया। तुम? वो उस आदमी को देखकर गरजी, उसकी आंखें बाहर निकल आईं। खून के दुश्मन, गद्दार, मेरी कोख के नेवले। वो आदमी गरजा। मैंने कहा चुप हो जाओ। फिर एक जोरदार झटके के साथ उसने और ल्यूपिन ने पर्दे लगा दिए। बूढ़ी औरत की चीखें बंद हो गईं, खामोशी छा गई। थोड़ा हाँफते हुए और अपनी आंखों के सामने से लंबे काले बाल हटाते हुए हैरी का गॉड फादर सीरियस मुड़ा। उसने कहा, हेलो हैरी, तुमने अभी अभी मेरी माँ की झलक देख ली?